तो क्या हुआ था आजाद साहब को और क्या हिदायतें जो है डॉक्टर्स ने दी हैं? बेसिकली आजम साहब को शुगर हाई हो गया था, प्रेशर भी हाई हुआ था। तो आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, असलम गोनी साहब जो आपके कैंडिडेट थे डीपीएपी से, उन्होंने आज अपना फॉर्म जो है वो वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो क्या कुछ कारण रहे उसके पीछे के, क्या आपके पास जानकारी है? डोडा ईस्ट से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, गाजे सिंह राणा साहब, उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला डायरेक्ट मुसलमानों से है। और वो आज भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से एक डेवलपमेंट देखने को मिली। डेवलपमेंट ये थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो कैंडिडेट थे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से, एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी साहब, जो डीपीएपी की जो टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे थे, उन्होंने फॉर्म जो है वहां से भरा था। आज उन्होंने फॉर्म जो है विड्रॉ कर दिया है और कुछ बातें उनके द्वारा जो है वो कही गई हैं। इसी के साथ अगर बात करें हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की, जो डीपीएपी के फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी तबीयत को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो उनकी तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई। एम्स में उनको भर्ती करवाना पड़ा और आज हालांकि जो उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन कंपेन में उनका एक अहम रोल होने वाला था। जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो उनके कैंडिडेट्स, उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं, उनको इंतज़ार था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है उनकी कंपेनिंग करेंगे, जिसके बाद लोगों में जो एक मैसेज जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का जा सकता था, वो कहीं ना कहीं एक कमी जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की उन लोगों को भी और जो कैंडिडेट्स थे उनको भी और आम जनता को भी कहीं ना कहीं खल रही है। और जब से ये खबर आई थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो सेहत जो उनकी नासाज है, तो लोगों में जो एक दवाओं का सिलसिला जो है वो चल रहा था और कहीं ना कहीं वो दवाएं जो है रंग भी लाई और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो फिलहाल जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अगर बात करें हम शेख जफरुल्लाह साहब की, जो कि जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस हैं और कोऑर्डिनेटर हैं डीपीएपी के, वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के और गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी काफ़ी भरोसा है उन पे। और जफरुल्लाह शेख साहब जो हैं वो लगातार आज़ाद साहब के साथ बने हुए थे और आज़ाद साहब के साथ ही हॉस्पिटल में दिल्ली में जो एम्स में वो लगातार उनके साथ थे और डिस्चार्ज जो है उनको मिल चुका है गुलाम नबी आज़ाद साहब को। हम इन सारे विषयों पे जो है शेख जफरुल्लाह साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में भी, उनकी सेहत के बारे में भी, और ये जो आज उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के, एडवोकेट असलम गोनी साहब, उनके द्वारा जो फॉर्म जो विड्रॉ किया गया है, उस सिलसिले में भी उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा क्या कुछ उनका इस पे रिएक्शन रहेगा। आइए बात करते हैं। तो जफरुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज़ाद साहब की क्या हालत है और बात करेंगे। जफरुल्लाह साहब, आपका स्वागत है निशा इंडिया में। हेलो। हाँ जी जफरुल्लाह साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है। जफरुल्लाह साहब, बातचीत करना चाहेंगे आज़ाद साहब के हवाले से। आज़ाद साहब की क्या हाल कंडीशन है अभी, अगर हम बात करें? अल्हम्दुलिल्लाह आजाद साहब रिकवर हो रहे हैं, काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अभी वो एम्स में से डिस्चार्ज हुए हैं और अपने घर में ही है, लेकिन डॉक्टर ने उनको कंप्लीट रेस्ट के लिए मशवरा दिया हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से आजाद साहब की सेहत जो है दिन ब दिन जो है इम्प्रूव हो रही है। जफर साहब, काफी परेशान थे लोग, खासकर अगर हम बात करें डीपीएपी की और उनके समर्थकों की, तो काफी ज्यादा परेशान थे। आम जनता भी जो है दुआएं मांग रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो क्या हुआ था आज़ाद साहब को और क्या हिदायतें जो है डॉक्टर्स ने दी हैं? बेसिकली आजाद साहब को शुगर हाई हो गया था, प्रेशर भी हाई हुआ था, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आई थी और डॉक्टर ने उनका पूरी तौर से वो श्रीनगर से शिफ्ट दिल्ली हो गया और दिल्ली में एम्स में रहे और एम्स में उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। और डॉक्टरों की एक टीम, स्पेशल टीम उनको घर में भी अभी देख रही है और डॉक्टर ने यही बताया कि इनको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है क्योंकि इनको वीकनेस हुई है, लिहाजा वो अभी रेस्ट में है और इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ से दिल्ली से बाहर आए और इलेक्शन की कंपेन करें। तो लिहाजा वो अभी रेस्ट में ही है। इंशाल्लाह कुछ ही अरसा जैसे वो रिकवर होते हैं वो हमारे बीच में होंगे। तो जफर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर्स की हिदायतें हैं कि कैंपेन में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कितना नुकसान जो है इससे डीपीएपी को होने वाला है?
देखिए ये तो हमारी बदकिस्मती है, हमारी कायद टाइम पर बीमार हो गए, तो जिसकी वजह से हमें बहुत धक्का लगा। लेकिन फिर भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं कश्मीर में है या डोडा में है, वो मजबूती से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और लोगों में जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आके तो अपने लोगों में जाके आजाद साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सर जो आजाद साहब की कमी है वो तो खलेगी। आजाद साहब की कमी तो महसूस होगी, लेकिन फिर भी हम आजाद साहब की कमी को पूरा करने की बातों के साथ कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो सर आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, असलम गोनी साहब जो आपके कैंडिडेट थे डीपीएपी से, उन्होंने आज अपना फॉर्म जो है वो वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो क्या कुछ कारण रहे उसके पीछे के, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, असलम साहब गोनी जो है एक मजे हुए लीडर हैं और हर चीज से माहिर है। जब उन्होंने फार्म भरा, उनके बाद जब लोगों ने ये उंगलियां हम पर उठानी शुरू कर दी कि भाई आप जो है तो सेकुलर वोट को तकसीम करने के सिलसिले में आपने अपना कैंडिडेट भरा है जी। असलम साहब गोनी ने अपने लोगों से मशवरा करके ये फैसला लिया कि जो टैग हमें आज तक यहाँ के लोगों ने लगाया हुआ है कि ये बीजेपी की ए टीम है और बी टीम है जी। मैं आपको ये वाजिया कर देना चाहता हूँ। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें हैरानगी है कि हमारे लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है कि भाई अगर रियासत जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस ने और एनसी ने एक अलायंस किया जी। और क्या वजह है कि सिर्फ चुनाव अली में 5 सीटों पर अलायंस नहीं हुआ। इससे साफ आया है कि जो अलायंस करने वाले लोग हैं वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा दिलवाना चाहते हैं। जी जी। और हमने अगर गोनी साहब ने सोच समझ करके ये फैसला लिया, वो बहुत बेहतरीन फैसला है, ताकि कल अवाम की उंगली हम पर ना उठे कि डीपीएपी पार्टी ने जो है यहाँ क्या कहते हैं सेकुलर वोट तकसीम किया। मैं तो चाहता हूँ कि अब इनका एग्जाम है कि अलायंस वाली पार्टी को भी एक बंदे को बिठाना चाहिए ताकि जो एक ही कैंडिडेट रहेगा और सेकुलर वोट तकसीम नहीं होगा। जी। तो ये सिर्फ आपने एक सीट पे किया है या हर जगह से आपके कैंडिडेट इसी तरह से करने वाले हैं? नहीं हो सकता है, ये तो मोदी साहब की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ापन है कि जिन्होंने ये फैसला लिया, अपने आवाम के लिए कुर्बानी दी। तो हम तो अब उम्मीद रखते हैं कि आप देखते हैं कि तो दूसरी पार्टियों का कौन सा कैंडिडेट ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, या कि ये कुर्सियों की जंग है न कि आवाम की जंग है। तो चुनाव रैली की अगर हम बात करेंगे तो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? कहाँ से डीपीएपी किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रही है? अगर वहां से आपका असलम गोनी साहब नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? अभी वो हमारे कायद जो हमें उसके बाद ही ये फैसला लिया जाए। जी। तो अगर हम बात करें बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहां से जो आपके इलियास थे आपके और फयाज साहब थे डीडीसी, उन्होंने जो सजाद शाहीन है एनसी के, उनको सपोर्ट किया है, समर्थन अपना दिया है। तो क्या वो डीपीएपी की मर्जी से हुआ है या उन्होंने उससे अलग होकर उनका सपोर्ट किया है? देखिए बैंक साहब, आपको पता है कि इलेक्शन का मौसम जब आता है तो हर पार्टी का यही हाल होता है। आपको मालूम है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो पीर पंचाल से डिफरेंट पार्टियों से रिजाइन कर रही है। वही हाल आपका जम्मू में हो रहा है। आज देखिए कितने बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने रिजाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यही हाल देखिए किश्तवाड़ का है, यही हाल कश्मीर का है। ये क्वेश्चन क्यों सिर्फ आप डीपीएपी से ही करना चाहते हो? तो इसके साथ ही अगर हम बात करें डोडा ईस्ट से, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है गाजे सिंह राणा साहब, उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला डायरेक्ट मुसलमानों से है और वो कुछ घटनाएं जो पहले आज से 20-30 साल पहले हो चुकी हैं उनका वहां पे उदाहरण दे रहे हैं। तो उसको कैसे देखते हैं आप, उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जिनके दिल दिमाग में जो है एक कम्युनिटी विशेष के लिए कोई नफरत हो या इस तरह की कोई बात हो? हम उस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम
बीजेपी के उन कायदों से पूछते हैं कि इस किस्म के लोगों पर लगाम देनी चाहिए। और हमें ये अफसोस है कि इस वक्त तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो भी लीडर वो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक हो, बीजेपी की हम बात नहीं करते, हम सब पार्टी की बात करते हैं, जो भी इस किस्म का बयान देता है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं और हमें अफसोस है कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी जो बीजेपी है उसके कैंडिडेट से इस किस्म के शब्द हमने सुने जो कि काबिल मजम्मत है। जी जफर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? मैं अपनी जनता को यही मैसेज देता हूँ कि आपके महबूब रहनुमा जिनके लिए आप मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में खुसूसी तौर पर दुआ कर रहे थे, आपकी दुआओं के असर से हमारे जो नेता है वो रिकवर हो रहे हैं और आज उनकी तबीयत तकरीबन पहले से बहुत अच्छी है। उनको घबराना नहीं चाहिए, मजीद दुआएं करनी चाहिए और कुछ ही वक्त के बाद हम अपने महबूब रहनुमा को अपने दरमियान में देखेंगे। और र्यूमर्स जो भी डिफरेंट किस्म की र्यूमर्स चलाई जाती है तो उन पर अमल न करें। जी चले, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये जफरुल्लाह शेख साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, डीपीएपी सीनियर नेता हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो है लगातार बने हुए थे, उन्हीं के साथ में थे। और जिनका ये कहना है कि गुलाम नबी साहब की तबीयत जो है वो पहले से बहुत बेहतर है और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से चुनावी माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है और कैंपेन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा जो एक गुलाम नबी आज़ाद पे जो एक लोगों का एक भरोसा है, गुलाम नबी आज़ाद की जो छवि है उसके चलते कहीं ना कहीं जो डीपीएपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा अफसोस तो रहेगा कि उनका जो वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो कैंपेन करनी थी वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तबीयत उनकी नासाज है। डॉक्टर्स ने हिदायतें दी हैं कि कैंपेनिंग वो नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, पहले से बेहतर हालत में है। तो आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर मीडिया।